वेरिएबल बनाने का। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहते हैं कि ए पार्ट में डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल नीडेड। नंबर बी है हमारे पास नेम देम। नंबर सी है यूज स्लैक वेरिएबल टू कन्वर्ट ईच कांस्टेंट इनटू अ लीनियर इक्वेशन। कांस्टेंट क्या है? वही लेस देन इक्वल टू की जो इक्वेशन है उनको कांस्टेंट कहते हैं, इक्वेशन। तो यहाँ पे देखें कि ए का जवाब क्या होगा। कितनी कितनी क्वेश्चन है यहाँ पे? क्वेश्चन ये राइट साइड पे एलपीपी दी हुई है पूरी। मैक्सिमम प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3। और कांस्टेंट इक्वेशन दी हुई है सब्जेक्ट 2 में, 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 150, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 8x3 लेस देन 200 इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 320। और यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी बता दिया x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमें क्या करना है कि इसमें जो है स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। और कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, क्योंकि 3 कांस्टेंट इक्वेशन है यहाँ पे। इसमें मैक्सिमाइज इक्वेशन को हमने इन्वॉल्व नहीं कर रहे। स्लैक वेरिएबल में जो है मैक्सिमाइज इक्वेशन को जो है हम नहीं, इसमें नहीं डालते कोई भी स्लैक वेरिएबल। सिर्फ कांस्टेंट इक्वेशन होती हैं उनमें डाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 इक्वेशन है, तो इस लिहाजा जो स्लैक वेरिएबल है वो 3 हो जाएंगे, यानी S1 S2 और S3। और हर एक के साथ उसको ऐड करवा दिया। पहली इक्वेशन में S1 ऐड करवा दिया, दूसरी इक्वेशन में S2 ऐड करवा दिया, और तीसरी इक्वेशन में S3 ऐड करवा दिया। तो ये एक प्रोसीजर है एक, जो कि सिंप्लेक्स टेबल की तरफ जाने के का होता है, या सिंप्लेक्स मेथड के लिए होता है। जो कांस्टेंट इक्वेशन होती हैं उसमें हम वेरिएबल्स जो है S1 S2 S3 स्लैक वेरिएबल ऐड करवा देते हैं हर इक्वेशन के साथ। 2 इक्वेशन होंगी तो S1 S2 होगा, 3 इक्वेशन है तो S1 S2 S3 ऐड हो जाएगा। ये प्रोसीजर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में है रीराइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्योंकि इससे पहले पहली एग्जांपल में हमने क्या किया कि कांस्टेंट इक्वेशन में स्लैक वेरिएबल को सिर्फ ऐड किया, जबकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमारे पास है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारे पास? ये देखें पिछली एग्जांपल, z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3। यहाँ पे हमने कोई वर्क नहीं किया, लेकिन अब सेकंड स्टेप में इसमें भी वर्क करना है हमें। वो क्या वर्क है वो देखें आप, कि जो इक्वेशन हमारे पास z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 है, उसकी तमाम वैल्यूज को जो है राइट से लेफ्ट पर ले आएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, रीराइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सो ऑल द वेरिएबल आर ऑन द लेफ्ट एंड द कांस्टेंट इक्वेशन आर ऑन द राइट साइड। तो लिहाजा ये हो जाएगा z माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वर्क सिर्फ क्या करना होता है, स्लैक वेरिएबल ऐड नहीं करते, सिर्फ इसकी जो राइट पे जो कुछ वैल्यू होती है उसको लेफ्ट पर ले आते हैं। जबकि कांस्टेंट इक्वेशन में हर एक के साथ स्लैक वेरिएबल ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में हमने किया कि यहाँ पे पहली कांस्टेंट इक्वेशन में x1 x2 x3 को रख दिया। सारी फॉर्मेटिंग है सिंप्लेक्स मेथड। सॉरी, अच्छा जी। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? थर्ड स्टेप को देखें। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में ये कहा जा रहा है कि रीराइट द मॉडिफाई कांस्टेंट। स्टेप 1 में जो कुछ किया, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या किया हमने। हाँ बोले, कुछ कह रहे हैं? अच्छा जी। तो सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे इसका हम। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो कांस्टेंट इक्वेशन हमने ली थी ऊपर, उसमें देखेंगे वेरिएबल क्या क्या है, x1 x2 x3 s1 s2 s3 z। टॉप वाली लाइन में फर्स्ट रो में जो है ये वेरिएबल्स को रख देंगे। उसके बाद देखेंगे हम कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास। ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s1 इज इक्वल टू 150। तो इसको हम यहाँ पे टेबल में यहाँ पे लिख देंगे, इसकी वैल्यू 2 1 1 1। और क्योंकि पहली इक्वेशन में S2 नहीं है,
दूसरी इक्वेशन में, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। S3 भी पहली इक्वेशन में है, जीरो हो जाएगा। Z भी नहीं है, जीरो हो जाएगा। और राइट साइड पे क्या है, 150। जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x, इसको हमने टेबल में लिख लिया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे। x1 का जो कोफिशिएंट है 2 है, x2 का कोफिशिएंट 2 है, x3 का कोफिशिएंट 8 है, s1 नहीं है तो जीरो हो जाएगा, s2 का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, 200। तो यहाँ पे देखें किस तरह लिख रहे हैं हम, ये देखें x1 की जगह 2 का 2 आ गया, x2 की जगह भी 2, x3 की जगह 2, S1 नहीं था, जीरो हो गया। S2 है सेकंड इक्वेशन में, 1 आ जाएगा। S3 नहीं है, जीरो हो जाएगा। Z नहीं है, जीरो हो जाएगा। और राइट साइड पे 200। इसी तरह थर्ड इक्वेशन को भी हम उसके कोफिशिएंट लिख लेंगे। थर्ड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएंगे, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 S3 इजिकल टू 320। यानी यहाँ पे S2 और S3 नहीं है। तो x1 का कोफिशिएंट 2 है, x2 का कोफिशिएंट 3 है, x3 का कोफिशिएंट 1 है, और S3 का कोफिशिएंट 1 है। तो इसको हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसको 2 3 1 0 0 1 0 320। क्योंकि Z नहीं है तो उसकी जगह जीरो, S2 नहीं है उसकी जगह जीरो, S1 नहीं है उसकी जगह जीरो। इसी तरह अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने लास्ट में लिखना है, वो यहाँ पे देखें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी हमने जो है कन्वर्ट किया, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेकर आए। x1 का जो कोफिशिएंट है -3 है, वो ये आ गया आपके पास। x2 का कोफिशिएंट -2 है, ये आ गया। x3 का कोफिशिएंट -1, ये आ गया। इसी तरह यहाँ पे S1 नहीं है, जीरो हो जाएगा। S2 भी नहीं है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। S3 नहीं है, जीरो हो जाएगा। Z है, यहाँ पे Z की जगह 1 आ गया। और राइट साइड पे जीरो है, तो वही हमने लिख दिया है। ये प्रोसेस है किसी भी सिंप्लेक्स टेबल को बनाने का, कि पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो कांस्टेंट इक्वेशन के साथ सिलेक्ट वेरिएबल, हर एक के साथ सिलेक्ट वेरिएबल ऐड किए। S1 ऐड किया, S2 ऐड किया, S3 ऐड किया। और फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या किया, ये तमाम जो कुछ राइट पे वैल्यू थी उनको लेफ्ट पे ले गए, और उसके बाद उस टेबल में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उनके कोफिशिएंट्स को। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास। नेक्स्ट में भी हमारे पास जो एक एग्जांपल है, और यहाँ पे देखें कि टेबल बनाना है। यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल एज नेसेसरी, देन राइट द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। वही टेबल हमने ये बनाई हुई है, यहाँ पे देखें। फॉर ईच लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी ये लीनियर प्रोग्रामिंग दी हुई है आपको। क्या दी हुई है कि कांस्टेंट इक्वेशन बताई हुई है, नॉन नेगेटिविटी बताई हुई है यहाँ पे, और तीन कांस्टेंट इक्वेशन बताई हुई है, जो कि 138 लेस देन इक्वल टू 205 लेस देन इक्वल टू 345। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी गिवन है आपके पास, z इज इक्वल टू 7x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज मैक्सिमाइज फंक्शन। फिर यहाँ पे क्या करना है हमें, कि यहाँ पे जो कांस्टेंट इक्वेशन है उनको जो है उसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। जैसे पहली इक्वेशन है हमारे पास 10x1 माइनस x2 माइनस x3, इसमें हमने क्या किया, प्लस s1 लगा दिया, और इनइक्वलिटीज से इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी इक्वल टू लगा दिया। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में S2 वेरिएबल को ऐड किया, और लेस देन की जगह इक्वल लगा दिया यहाँ। थर्ड इनइक्वलिटीज जो है वो कांस्टेंट इक्वेशन 14x1 प्लस x2 माइनस 2x3 प्लस s3 इज इक्वल टू 345। ये हमने तीसरी तीनों इक्वेशन में सिलेक्ट वेरिएबल लगा दिया, S1 S2 S3। और इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारे पास मैक्सिमाइज फंक्शन है, जो कि z इज इक्वल टू 7x1 प्लस 3x2 प्लस x3। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि तमाम वैल्यूज को लेफ्ट से राइट पे ले आए, और -7x1 माइनस x3 3x माइनस x3 प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसको भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी हमने इसमें यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। और अब हम इसको टेबल में लिखेंगे, और टेबल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके वेरिएबल्स को हमें बताना है, x1 x2 x3 s1 s2 s3 z। ये हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, 7 वेरिएबल हो गए। अब इनको पहली इक्वेशन देखेंगे, x1 का कोफिशिएंट 10 है, x2 का कोफिशिएंट -1 है, x3 का कोफिशिएंट -1 है, S1 का कोफिशिएंट 1 है, S2 यहाँ पे है नहीं पहली इक्वेशन में, तो जीरो हो जाएगा। S3 भी नहीं है, जीरो हो जाएगा। Z नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी जीरो हो जाएगा। राइट साइड पे 138 आ गया हमारे पास।
इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को भी हम लिखेंगे। x1 का कोफिशिएंट 13 है, x2 का कोफिशिएंट 6 है, x3 का कोफिशिएंट 7 है। s1 नहीं है कोफिशिएंट तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। s2 है हमारे पास, का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। s3 नहीं है, 0 हो जाएगा। z नहीं है इस इक्वेशन में, 205 वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इतना थर्ड इक्वेशन जो लास्ट कांस्टेंट इक्वेशन है, x1 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 14, x2 का कोफिशिएंट 1, x3 का कोफिशिएंट -2, s1 नहीं है 0 आ गया, s2 नहीं है सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में 0 हो जाएगा, s3 है, s3 में s का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, z नहीं है तो z की जगह पे 0 है, बाकी राइट साइड पे 345 आ जाएगा। इसलिए लास्ट में हम जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को लिखते हैं -7, -x2 का -3, -1, s1 नहीं है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 हो जाएगा, s2 नहीं है 0, s3 नहीं है 0, z है z की जगह 1 और राइट साइड पे क्या है 0 आ गया। तो ये हमारे पास सिंप्लेक्स टेबल कंप्लीट हो गई इस एलपीपी की। तो नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट में भी एक एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें क्या हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है यहाँ पे सिंप्लेक्स टेबल। तो सिंप्लेक्स टेबल के लिए हमें क्या करना होगा कि ये हमारे पास एलपीपी दिया हुआ है पूरा, यानी पॉइंट x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी बता दी है पहले से, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि दो वेरिएबल x1 और x2, तो दो वेरिएबल हैं, इसका मतलब है कि यानी पहले जो कांस्टेंट इक्वेशन है इसकी 2x1 + 12x2 लेस देन इक्वल टू 20, और सेकंड कांस्टेंट इक्वेशन है 4x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 50। जबकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी गिवन है हमारे पास z = 8x1 + 5x2 इज मैक्सिमाइज फंक्शन। तो ये एलपीपी दी हुई है, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है यहाँ पे। तो इसको पहली जो कांस्टेंट इक्वेशन है उसको उसमें उसको इनइक्वालिटीज को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और साथ साथ एक सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करवा देंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है 2x1 + 12x2 + s1 = 20। इसमें सेकेंड कांस्टेंट इक्वेशन जो है उसको भी हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और साथ साथ जो है वो एक स्लैग वेरिएबल ऐड करवाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4x1 + x2 + s2 = 50। अब लास्ट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात आती है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या करते हैं, स्लैग वेरिएबल तो ऐड नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे जो है वो तमाम जो कुछ वैल्यू होती है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे -8x1 -5x2 + z = 0। अब यहाँ पे फिर इसकी हम जो है सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। यहाँ पे वेरिएबल कितने आ रहे हैं, दो वेरिएबल हैं, दो सेलेक्ट वेरिएबल हैं और एक z है, यानी x1 x2 s1 s2 z। ये टॉप पे लिख दिया हमने पहली कांस्टेंट इक्वेशन का। x1 का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, x2 का कोफिशिएंट 12 है, s1 का कोफिशिएंट 1 है, s2 पहली इक्वेशन में नहीं है 0 हो जाएगा, z भी नहीं है 0 हो जाएगा और राइट साइड पे ये 20 आ जाएगा हमारे पास। तो ये फर्स्ट कांस्टेंट इक्वेशन को हमने टेबल में वेरिएबल्स को के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को हमने यहाँ पे लिख लिया। सीधा सेकंड जो कांस्टेंट इक्वेशन है हमारे पास, जिसको कि हमने फ्लैग वेरिएबल के साथ ऐड करवा दिया है, यानी 4x1 का कोफिशिएंट है, x2 का कोफिशिएंट 1 है और s1 नहीं है तो 0 हो जाएगा, s2 का कोफिशिएंट जो है 1 है, z भी नहीं है इस इक्वेशन में तो 0 हो जाएगा और राइट साइड पे 50 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से लास्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज फंक्शन, उसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया है, तमाम वैल्यूज को लेफ्ट पर ले आए हैं। तो x1 का जो कोफिशिएंट है -8 है, -5 है और s1 0 है, s2 भी 0 है यहाँ पे, जबकि z की वैल्यू 1 है और राइट साइड पे 0 है। तो ये एक सिंप्लेक्स टेबल हमने सेकंड लीनियर प्रोग्रामिंग की सिंप्लेक्स टेबल बना ली यहाँ पे भी। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में हमारे पास है ये, हाँ, तो यहाँ पे देखें पढ़ें इसको, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल की बात की है। सिंप्लेक्स टेबल में बेसिक वेरिएबल कैसे स्पॉटिंग होती है, मैं लिखा ना, when you are looking at a simplex table you may be able to spot basic variable। बेसिक वेरिएबल क्या चीज है, a basic variable is a variable that only has all zero।
except one number in its column in the table. अब जैसे हम देखें कि x1 वेरिएबल है, इसका कॉलम में क्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और -2 आ रहा है। तो क्या ये बेसिक वेरिएबल होगा? नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे डेफिनेशन में कह रहे हैं कि पूरे कॉलम में कोई एक नंबर होना चाहिए, बाकी तमाम वैल्यूज जीरो होनी चाहिए। पहला एक्स वन जो है वो बेसिक वेरिएबल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन जो कह रही है वो कह रही है कोई एक नंबर हो, उसके अलावा बाकी तमाम पूरी टेबल में वैल्यू जीरो होनी चाहिए कॉलम में। तो यहाँ पे तो 3 है, 2 है, -2 वो है, तो ये बेसिक वेरिएबल नहीं है। अब सेकंड x2 की बात करते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, कि एक नंबर 2 तो आ रहा है लेकिन बाकी तमाम कॉलम में जीरो है, तो इसलिए इसको हमने स्पॉट कर दिया है कि ये बेसिक वेरिएबल है। बेसिक वेरिएबल की डेफिनेशन ही यही है कि पूरे कॉलम में एक कोई भी नंबर होना चाहिए और बाकी तमाम एलिमेंट जो है वो जीरो होना चाहिए उसको। तो वो बेसिक वेरिएबल, तो लिहाजा हमने कह दिया कि x2 जो है वो बेसिक वेरिएबल है। s3 की तरफ चलते हैं। x3 में भी देखें ये 1 आ रहा है, बाकी तमाम कॉलम में जीरो है, तो इसका मतलब है कि x3 भी बेसिक वेरिएबल है। x3 बेसिक वेरिएबल है, x1 नहीं है। x1 क्यों नहीं है? कि यहाँ तो 3 भी है, 2 भी है, -2 भी है। जबकि डेफिनेशन बेसिक वेरिएबल की क्या होती है कि कोई एक नंबर हो, बाकी तमाम कॉलम में जीरो होने चाहिए। तो यहाँ तो नहीं आ रहा, तो लिहाजा x1 जो है बेसिक वेरिएबल नहीं है, नॉट बेसिक वेरिएबल। x2 बेसिक वेरिएबल है। क्यों है? यहाँ पे 2 आ रहा है, बाकी तमाम वेरिएबल्स जो है जीरो है, तो x2 बेसिक वेरिएबल है। इस तरह x3 की तरफ देखते हैं। x1 1 आ रहा है, बाकी तमाम वैल्यू वैल्यू जो है कॉलम की जीरो है, तो ये भी x3 भी बेसिक वेरिएबल है। इसी तरह S1 को देखते हैं कि क्या ये बेसिक वेरिएबल, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, फिर 1 आ गया, तो ये तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक नंबर होना चाहिए, इसके अलावा तमाम कॉलम में जीरो होना चाहिए, तो S1 भी बेसिक वेरिएबल नहीं है। S2 की तरफ चलते हैं, और S2 में देखें 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ गया, तो यहाँ पे तो ये एक नंबर हो, बाकी तमाम जीरो हो, तो लिहाजा S2 भी बेसिक वेरिएबल नहीं है। Z की तरफ चलते हैं। Z क्या बेसिक वेरिएबल है या नहीं है? हाँ भाई, कौन बताएगा Z जो है बेसिक वेरिएबल है? हेलो, 30 स्टूडेंट में से एक आध तो बोल दो यार। अच्छा, एक ने चैट किया है, चले। तो Z वेरिएबल जो है वो बेसिक वेरिएबल है। क्यों है? कि पूरे कॉलम में यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बेसिक वेरिएबल है। तमाम एलिमेंट जीरो हैं और यहाँ पे जो है वो 1 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने इसको लिख भी दिया, व्हाट आर द बेसिक वेरिएबल इन दिस सिंपलेक्स टेबल। x2 बेसिक वेरिएबल है, x3 बेसिक वेरिएबल है और z बेसिक वेरिएबल है। तो ये भी एक सिंपलेक्स टेबल को सोल्यूशन के लिए ये तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं। पहले तो टेबल बनाई, टेबल बनाने से पहले हमने क्या किया, सेलेक्ट वेरिएबल ऐड किए, फिर तमाम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को राइट से लेफ्ट पर लेकर आए, फिर उसके बाद उसको टेबल फॉर्म में कोफिशिएंट रखे हमने। उसके बाद हमने क्या बताया कि बेसिक वेरिएबल स्पॉटिंग करी इस टेबल की कि बेसिक वेरिएबल कौन से हैं। तो इस टेबल में जैसे कि हमने कहा कि तमाम पूरे कॉलम में एक नंबर होना चाहिए, बाकी तमाम कुछ जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ज़ीरो जब है तो वो बेसिक वेरिएबल है, अदरवाइज जो है बेसिक वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने जिस तरह से इस टेबल को बताया कि यहाँ पे जो है वो x2 x3 और z जो है बेसिक वेरिएबल है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखते हैं। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम को, जो कि लास्ट प्रॉब्लम है। लास्ट प्रॉब्लम है और इसमें दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सही है। तो यहाँ पे देखें एग्जाम्पल 6, रीड अ सोल्यूशन फ्रॉम द गिविंग सिंप्लेक्स टेबल। यहाँ पे सिंप्लेक्स टेबल ऑलरेडी दे दी है, एक ए पार्ट दिया हुआ है इसका और एक बी पार्ट दिया है। पहले ए पार्ट को डिस्कस करते हैं। ए पार्ट में क्या है कि फिर हम इस टेबल को, ये तो हमें ऑलरेडी बनी हुई टेबल मिल गई है एक तरह से, अब इसको मजीद बेसिक वेरिएबल देखेंगे, इसका सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं अब हम। सोल्यूशन कैसे होगा देखते हैं।
कि बेसिक वेरिएबल यहाँ पे x1 है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? 3 2 -2, तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल x1 नहीं है। x2 पे देखिए स्टेरिक लगाया हुआ है, ये बेसिक वेरिएबल है। कैसे है कि बेसिक वेरिएबल है, हाँ। तो हम एग्जाम्पल 6 रीड को बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास बेसिक वेरिएबल स्पॉट किया हमने, x2 बेसिक वेरिएबल है, देखें 0 2 0। और इसी तरह से यहाँ पे x3 भी बेसिक वेरिएबल है, 1 0 0 आ रहा है। s1 बेसिक वेरिएबल नहीं है, s2 बेसिक वेरिएबल नहीं है, z बेसिक वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये बात हमने बता दी कि बेसिक वेरिएबल कौन से हैं। जाहिर है जो x1 बेसिक वेरिएबल नहीं है, तो उसके रिजल्ट में हम क्या लिखते हैं? उसके रिजल्ट में हम ये लिखते हैं कि उस वेरिएबल को जीरो बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ हमने कि x1 जो है वो जीरो के बराबर है, जो बेसिक वेरिएबल नहीं है वो जीरो के बराबर है। तो इसी तरह से s1 भी जो है वो बेसिक वेरिएबल नहीं है, वो भी जीरो के बराबर हो गया। इसी तरह s2 जो है बेसिक वेरिएबल नहीं है, वो भी जीरो के बराबर हो गया। तो बेसिक वेरिएबल क्या है? x2 है। तो x2 को देखें आप कि ये नंबर 2 है, इसके राइट साइड पे 12 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x2 इज इक्वल टू 12। 2x2 इज इक्वल टू 12 जो कि बेसिक वेरिएबल है, और यहां से हमने x2 की वैल्यू निकाली है 6। इसी तरह से सेकंड बेसिक वेरिएबल x3 है, यहाँ पे देखें 1 है और राइट साइड पे इसके 12 आ रहा है, तो x3 इज इक्वल टू 12 डायरेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से बेसिक वेरिएबल z है, 1 के बराबर है, 16 के बराबर है, तो लिहाजा z 16 आ गया हमारे पास। बाकी को हमने जीरो कह दिया और ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में भी आप देख सकते हैं यही सारा काम हुआ है। बेसिक वेरिएबल को स्पॉट किया। बेसिक वेरिएबल को स्पॉट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें कि अगर x1 वेरिएबल देखें, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल नहीं, बेसिक वेरिएबल नहीं है तो x1 को जीरो कह दिया। जो बेसिक वेरिएबल नहीं होता उसको जीरो के बराबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे x1 इज इक्वल टू जीरो। x2 बेसिक वेरिएबल है, यहाँ पे देखें 5 जो है वो किसके इक्वल जाएगा? -30, यानी 5x2 इज इक्वल टू -30, ये लिखा हुआ है 5x2 माइनस इज इक्वल टू -30। तो यहाँ से x2 की वैल्यू 6 आ गई आपके पास। इसी तरह से x3 जो वेरिएबल है वो भी आपके पास बेसिक वेरिएबल है, और 10x3 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखें हमने लिखा है 10x3 इज इक्वल टू 30, तो x3 की वैल्यू 3 आ गई। s1 बेसिक वेरिएबल नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? जीरो लिख देंगे। ये देखें s1 जीरो लिखा हुआ है। s2 बेसिक वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे तमाम जीरो है, 2 है, तो 2s2 इज इक्वल टू 4, यानी 2s2 इज इक्वल टू 4, s2 की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से s3 को देखें, s3 जो है वो बेसिक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे 20 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो लिहाजा s3 की वैल्यू जीरो लिख दी। इसी तरह z जो है बेसिक वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा 3z इज इक्वल टू -39, तो z की वैल्यू -30 हो जाएगी। तो ये इसको सोल्यूशन करने का तरीका है। बेसिक वेरिएबल नहीं है तो उससे सॉल्व मिल जाएगा, बेसिक वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जीरो लिखेंगे। तो इंशाल्लाह ये यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको देखेंगे बाकी चीज़ों को। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।